हेलो बच्चों, वेलकम टू डीआरएक्स सर्कल। माय नेम इज अवनीश तिवारी। आज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ेंगे। क्लास 11 के लिए हम लोग नीट और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बना रहे हैं। हम लोग नीट के जितने भी पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, उन सभी के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले याद रखना, क्लास 11th में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में आपको भैया कुछ चैप्टर इस साल काट दिए गए हैं, जो आपके भैया नई एनसीईआरटी है एनईपी के द्वारा, उसी एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ाएंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट। और यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है। और इस साइंस की ब्रांच में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं? साइंस की ब्रांच में हम 2 चीज़ों का स्टडी करते हैं, लाइफ फॉर्म्स और भी साथ में इसका स्टडी करते हैं लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म्स और लिविंग प्रोसेस क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। हम लोग समझेंगे कि हमारा शरीर या हमारे बॉडी का बनावट किस प्रकार है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ फॉर्म्स। हिंदी में बोलते हैं जीवन रचना। यानी हमारे शरीर का रचना, हमारे शरीर की बनावट कैसे की गई। अच्छा सर, हमारी नाक ऐसे है, बाहर से हम ऐसे दिखते हैं, आँख ऐसे है। तो बाहर से हमारा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके साथ साथ अगर हम आंतरिक स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि सेल के अंदर के भी स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। यानी जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं, जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग हैं, वे आपके क्या करते हैं, उनके अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसे बोलते हैं लिविंग प्रोसेस। जैसे मैंने क्या किया, मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं भोजन कर रहा हूं तो मेरा स्टमक क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस के थ्रू क्या करेगा, उस भोजन को डाइजेस्ट करेगा, उसे पचाएगा। इसका मतलब वह डाइजेशन कर रहा है। मैं यहां पर भैया वो क्या कर रहा हूं, सांसें ले रहा हूं। इसका मतलब मेरा जो लंग्स है ये रिस्पायरेशन कर रहा है। इसके अलावा मेरा हार्ट, ये जो क्या कर रहा है भैया, हार्ट में हार्ट बीट हो रही है, ये किस लिए हो रही है, प्रोसेस है। यानी लिविंग के अंदर क्या चलते हैं, प्रोसेस। और ये प्रोसेस क्या होती हैं, अपने आप चलती हैं। यानी ये स्पॉन्टेनियस होती हैं, स्वतः चलने वाली प्रोसेसेस होती हैं। तो इसी की स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, बायोलॉजी में। जहाँ पर यूनिट स्टार्ट कर रही है, आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिए, यूनिट जहाँ पे स्टार्ट की गई है उसमें पहली लाइन में लिखा जाता है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी, आइए हम लोग साथ साथ लिखते चलेंगे, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ forms. Biology is the science of life forms and living processes. इन लिविंग प्रोसेसेस का क्या है, विज्ञान। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो कितने आप इसमें वर्ड याद रखना, 2। आपका पहला है क्या, लाइफ फॉर्म्स। यानी बायोलॉजी में लाइफ फॉर्म का अध्ययन करते हैं, जीवन की यानी सजीव की रचना किस प्रकार हुई। दूसरा हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, हम लोग आपका लिविंग प्रोसेस का क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। लिविंग प्रोसेस एंड लाइफ फॉर्म्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब केवल हमें बायोलॉजी में 2 चीजें जानना है कि हम कैसे बने हैं, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे सेल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बनावट कैसी है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही सेल और स्ट्रक्चर जो हमारा पूरा बॉडी है, ये कैसे काम करता है, उसी को बोलते हैं लिविंग प्रोसेस। इसी के अध्ययन के विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। और जैसे बायोलॉजी के डिफिनेशन पढ़ते हैं, इसमें 2-3 टर्म और हम लोग को पढ़ना चाहिए। फादर ऑफ बायोलॉजी, आप लोग पढ़ते आ रहे हो, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं हम लोग एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल।
अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। चलो हम लोग इंडियन हैं तो हिंदी पढ़ते हुए चलेंगे, थोड़ा बहुत डुअल लैंग्वेज में, बायोलॉजी डुअल लैंग्वेज में चलेगी, नीट और सीबीएसई बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारे पास भैया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी को भी क्या कहते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। इसके अलावा एक और बायोलॉजी की ब्रांच बनाई गई है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। इसे हम बोलते हैं, इन्हीं के एक शिष्य थे, एक चेला थे जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस। सुनिए, हुआ क्या, पुराने समय में एरिस्टोटल एक महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े फिलॉसफर थे और उन्हीं की बातों को सब लोग क्या करते थे, मानते थे। तो उन्होंने क्या किया, एरिस्टोटल कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने भैया पहला एक ब्रांच बनाया बायोलॉजी, इसलिए इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर इन्होंने क्या किया, इस जो आपका बायोलॉजी है इसकी दो ब्रांच में डिवाइड कर दिया, एक जूलॉजी, दूसरा किसमें, बॉटनी, जिसमें हम एनिमल का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं जूलॉजी। जो शब्द का मतलब ही होता है क्या, एनिमल, तो एनिमल का जिसमें अध्ययन किया जाएगा, आप बोलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। तथा जिसके अंदर प्लांट का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉटनी कहते हैं। जिसके अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा, प्लांट का। चलिए, तो ये हमारा क्या है, बॉटनी। तो हम लोग ने पढ़ लिया बेसिक चीजें जो थी। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ फॉर्म्स का मतलब जीवन रचना एंड लिविंग प्रोसेस। ये भी आपका क्या होता है, उसके प्रक्रम का क्या है, विज्ञान है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये थोड़ी बेसिक्स बातें होंगे। बेसिक्स पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। लेकिन चैप्टर के पहले जितने भी यूनिट होते हैं, हर एक यूनिट स्टार्ट करने के पहले एनसीईआरटी एक बहुत सुंदर बात लिखती है, सुंदर बात और सुंदर लोगों का नाम। यानी हम लोग किसकी बात करेंगे, एक साइंटिस्ट की बात करेंगे। हर एक यूनिट स्टार्ट करने के पहले एक साइंटिस्ट का नाम देती है और उन साइंटिस्ट के बारे में नीट एग्जामिनेशन में एनटीए जरूर कुछ न कुछ कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। चलिए आइए, इनको भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम दिया है जिसे हम लोग बोलते हैं अर्नस्ट मेयर। चलो यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, इसी बॉक्स में इनकी पूरी कहानी को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए, आपके अर्नस्ट मेयर एक साइंटिस्ट हैं, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर का बर्थ हुआ था 5 जुलाई 1904 को, 1904, और ये इनकी डेथ हुई थी भैया 2004 में। यानी अप्रॉक्सीमेटली ये कितने वर्ष तक जिए थे, 100 ईयर। ऐसे शॉर्ट नोट्स हम लोग बताते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आता है कि आखिर ये थे कौन। भैया ये जर्मनी के आपके एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्या, अर्नस्ट मेयर। यानी ये आपके कहाँ के हैं, जर्मनी के। जर्मनी के क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, अर्नस्ट मेयर। अब इन्होंने क्या किया जिससे इनका इतना बड़ा नाम हो गया, आइए देखते हैं भैया। ये आपके एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। पहला पॉइंट, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ध्यान सुनना। किसी भी जीव के इतिहास के बारे में बताना, हिस्ट्री बताना। जैसे मैं अब बात करूं कि अवनीश तिवारी की हिस्ट्री क्या है, तो मैं पहले अपने परदादा, दादा, पापा, फिर मेरा नाम लिया जाएगा। अगर और नीचे पूछा जाएगा, मेरे चूजे का नाम लिया जाएगा, चूजे का नाम लिया जाएगा।
चूजे का मतलब बच्चे का। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हिस्ट्री जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज कौन हैं, उसी हिस्ट्री को जानने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, यानी हमारा जैव विकास, हमारा विकास यानी कैसे हुआ है इसके बारे में जानते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। देखो डार्विन बहुत अच्छा इवोल्यूशन के ऊपर काम किए, इसीलिए डार्विन का नाम बहुत फेमस हुआ था। इसीलिए क्या करते हैं, इवोल्यूशन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कब? 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का मतलब 1900 से लेकर कब तक, 2000 तक इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम था। इसलिए इन्हें बोला जाता है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है। मतलब इतना ज़्यादा महान काम किए थे कि इनको 20वीं शताब्दी का क्या बोला जाता है, डार्विन बोला जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को। इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि हर एक समय अगर 100 बड़े वैज्ञानिकों का नाम लिखा जाता था तो उसमें एक नाम किसका होता था, अर्नेस्ट मेयर का। मतलब हमेशा से ही ये 100 बड़े वैज्ञानिक में बने रहे। तो इस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी सदैव ही आपके भैया 100 बड़े वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। ये पॉइंट आपका। दूसरा, अभी भैया ध्यान सुनना, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ दिनों के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और वहाँ पे ये एवोल्यूशन के प्रोफेसर बन गए। अब प्रोफेसर बनने के बाद वहाँ पे जैसे प्रोफेसर बने, इनको एक उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई, आइए इसके बारे में बोलते हैं, जानते हैं। इनको एक उपाधि दी गई, इस उपाधि का नाम याद रखना, द टाइटल। इनको क्या टाइटल दिया गया था, टाइटल अलेक्जेंडर अगेसियस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये उपाधि इनको दी गई थी कहाँ, किस यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनको यह उपाधि दिया गया था। अलेक्जेंडर अगेसिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस में इनको भी क्या उपाधि दिया गया था। इतने अच्छे ये साइंटिस्ट थे। यानी अब आप ही समझ लो यार कि कोई 100 बड़ा साइंटिस्ट होगा, उसमें हमेशा नाम उनका गिना जाएगा, तो कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे अर्नेस्ट मेयर। इनको क्या हम नज़रअंदाज कर सकते हैं क्या? जैसे हिंदी पढ़ें और कबीर दास को नज़रअंदाज कर दें, इसका मतलब हिंदी में कुछ पढ़े ही नहीं। उसी प्रकार साइंस में इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आइए देखते हैं, ध्यान सुना इनका क्या क्या काम है। इतना अच्छा काम करने पर इनको 3 प्राइज दिया गया। कितने प्राइज दिए गए? 3 प्राइज दिए गए। इसलिए इनको एक और नाम से जाना जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। मतलब इनको कितने आपके पुरस्कार दिए हैं? 3। इसलिए इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। क्राउन का मतलब ताज। आइए मिस वर्ल्ड बनाते हैं, आइए देखते हैं क्या क्या इनको प्राइज दी गई थी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बारी बारी से एक एक प्राइज का लिख रहा हूँ। सबसे पहले इनको दिया गया था एक प्राइज जिसे बोलते हैं बेल्जैन प्राइज। ये दिया गया था 1983 को। फिर दूसरा प्राइज इनको दिया गया था बायोलॉजी में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी।
और ये प्राइज़ दिया गया था 1994 में। उसके बाद लास्ट प्राइज इनको तीसरा प्राइज दिया गया था, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्रैफोर्ड प्राइज। और क्रैफोर्ड प्राइज को इनको दिया गया था 1999 में। 1999 ईस्वी में इनको भी क्या दिया गया था लास्ट प्राइज, और उसके 5 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी, कब? 2004। तो ये हमारे अर्नेस्ट मेयर के लिए इतनी बातें हैं। ध्यान सुनिएगा, आपका भी ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ये इनको 3 प्राइज मिला था बायोलॉजी में कार्य करने के लिए। पहला जो प्राइज था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्जैन प्राइज 1983 में, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, और थर्ड था आपका क्रैफोर्ड प्राइज जो 1999 में दिया गया था। ये आपके भी 3 चीजें आप लोग याद रखो ना। यहाँ पे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ द जूलॉजी, उसके बाद 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, हमेशा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइंटिस्ट का नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला इसके बाद हमारा भी स्टार्ट होता है क्या, एक भैया चैप्टर जो आपका यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर है, एक छोटा सा मगर बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आइए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर। इस चैप्टर को बोलते हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड क्या है? लिविंग वर्ल्ड, आइए इसको देखते हैं। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग का मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी बोलना चाहती है केवल हम यहाँ पे सजीवों की बात करेंगे, निर्जीवों की बात नहीं करेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। लिविंग वर्ल्ड क्या है, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी चालू करती है यूनिट के नाम से ही। यूनिट के नाम से भी आपका पहला पॉइंट चालू करती है एनसीईआरटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो डाइवर्सिटी क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी, पहले एक वर्ड आया डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी यानी विविधता किसे कहते हैं? टाइप ऑफ थिंग्स, टाइप्स ऑफ थिंग्स, जितनी भी कुछ भी वस्तु हों, अलग अलग प्रकार की वस्तु हों, उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के जीव हों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। और लेकिन जीव के लिए हम लोग लगा देते हैं बायो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नहीं, जीव के लिए बायो लगा के बायोडाइवर्सिटी बोल देंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार की अगर चीजें होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी। जैसे मैं पूछूं क्या आपके घर में डाइवर्सिटी है, तो आप बोलोगे यस सर मेरे घर में डाइवर्सिटी है। मैं फोन में देख रहा हूं, मेरे घर में जितने भी फोन है अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग कंपनी के हैं। इसके अलावा मैं अलग हूं, मेरे क्लोथ्स अलग हैं, और मेरे साथ में जो अगल बगल बेड्स हैं, चेयर्स हैं, ये सब क्या है, अलग अलग। इसका मतलब मेरे कमरे में भी क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो डाइवर्सिटी में हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पहली हेडिंग से चालू करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है, किसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। वैज्ञानिकों ने जब भैया अर्थ पर, इस अर्थ पर, आइए पहले समझते हैं, इस अर्थ पर जीवों की खोज करना चालू किया, तो इन्होंने जैसे जैसे नए एरिया को खोजना चालू किया, साथ ही साथ पुराने एरिया को भी जैसे खोजना चालू किया, तो इनको अलग अलग टाइप्स के क्या मिले, ऑर्गेनिज्म। अलग अलग टाइप्स के क्या मिले, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिले, इसी को उन्होंने बोल दिया क्या, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी ये है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितने भी टाइप के, जितने भी संख्या में आपके क्या प्रेजेंट हैं, टाइप्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। एक संस्था है, संस्था का नाम है आईयूसीएन।
IUCN 2004 में एक डाटा पेश करता है। अभी फुल फॉर्म लिखते हैं। ये आपका डाटा पेश करता है कि सर बच्चों अभी तक हमने क्या किया है, 1.7 से 1.8 मिलियन, बेटा आप याद रखना 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स के, नॉट नंबर, इतने जीव नहीं खोजे, इतने भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी नहीं हुई। 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई है, डिस्कवरी हो चुकी है। ये डाटा कौन पेश कर रहा है, IUCN 2004 में बोल रहा है कि अभी तक हमने भैया 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म की खोज कर चुके हैं। इसका मतलब 1 मिलियन में होता है कितने लाख, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अभी भी 10 लाख क्या है, आइए इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ध्यान सुनना, 1 मिलियन में 10 लाख, इसका मतलब टोटल हमें कितने जीवों की खोज कर ली है, 17 से 18 लाख टाइप के ऑर्गेनिज्म की क्या कर चुके हैं, खोज कर चुके हैं। इतनी डाइवर्सिटी की खोज कर चुके हैं तो क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आइए देखते हैं। सुनिए, 17 से 18 लाख टाइप के ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो चुकी है। तो इसमें भी IUCN डाटा पेश करती है। IUCN का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने एक भी डाटा पेश किया है। और ये डाटा क्या है, ये डाटा बताता है कि हमारी अर्थ पर 2004 में अभी तक 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई है, डिस्कवरी हो चुकी है। ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ये आपको मिलेगा सेकंड एनसीईआरटी में। तो आइए देखते हैं, यहां पर इतने डाटा की खोज हो चुकी है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जैसे जैसे नए एरिया में जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब हुआ क्या, इतने टाइप के ऑर्गेनिज्म की जब खोज हुई तो वैज्ञानिक को इनका करना होगा नामकरण, यानी इनका नाम लिखना होगा। अब नाम जब लिखने गए तो सभी ऑर्गेनिज्म का, सभी जीवों का अपना अपना क्या होता है, लोकल नेम होता है। लोकल नेम का मतलब है इनका एक स्थानीय नाम होता है। इसके अलावा इनका वर्नाकुलर नेम होता है। क्या होगा, वर्नाकुलर नेम होता है। वर्नाकुलर नेम का मतलब भैया इनका स्थानीय लोग जो पाए जाएंगे उसका एक क्या लिखेंगे, लोकल नाम लिखेंगे। अभी समझा रहे हैं, ध्यान सुनना। इसी वर्नाकुलर को नाम को एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रीजनल नेम। रीजनल नेम, और भी रीजनल नेम के बाद आपका आता है भैया एक और पढ़ते हैं ट्रिवियल नेम। ट्रिवियल का मतलब जनजातीय नाम। जो जनजाति, पहले हम लोग भी जंगल में रहते थे और वहां पर रहने के बाद क्या करते थे, झिंगा लाला हू हू। तो जो झिंगा लाला हू हू करते हैं उसी को बोलते हैं जनजाति। जो जंगलों में जातियां रहती हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनजाति। ट्रिवियल नेम होता है। लेकिन सर अगर ये नाम हैं तो हमें नए नामकरण करने की आवश्यकता क्या है। इन नाम में एक प्रॉब्लम आती थी बस। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये सर कि ये जो ट्रिवियल नेम या लोकल नेम होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी प्लेस टू प्लेस। ये स्थान बदलने पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये स्थान बदलने पे बदल जाते हैं। अगर स्थान बदलने पे बदल गए तो कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में, भाई एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक को समझाने में मदद नहीं कर पाएंगे और भी साथ ही क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा। सुनिए, चलिए आइए देखते हैं भैया कम्युनिकेशन में कैसे परेशानी होगी। ध्यान सुनना, क्योंकि आपके नाम जो होते हैं आपका स्थान बदलने पे परिवर्तित हो जाते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आइए मैं इसे पिछला रब करता हूँ। आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं पिछला इसे रब करता हूं। देखिए, आपका यहां पर आपको पता होगा हर एक चीज का अपना अपना एक स्थानीय नाम होता है। यह स्थानीय नाम क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपका स्थानीय नाम, जैसे मान लो हमने भोजपुरिया में ले लिया। भोजपुरिया, सुनना, भोजपुरिया में हमने क्या कर लिया नाम, आप लोग जानते हो प्याज। प्याज, प्याज जानते हो।
अब प्याज क्या है? भोजपुरी यानी पूर्वांचल के क्षेत्रों में बोला जाने वाला प्याज का एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं प्याज। यही नाम जब हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? प्याज। हिंदी में से प्याज के नाम से क्या करते हैं जानते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। इसके अलावा आप फिर स्थान बदल दो, आप जैसे यहाँ पे गांव के क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से आपके शहर के क्षेत्र में प्याज का क्या हो गया? प्याज। वैसे आप चले जाओ मुंबई, तो मुंबई में इसका एक अलग नाम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांदा। इसी प्रकार आप चले जाओ कहां पर? विदेश में या कहीं ऐसे शहर में जहां पे इंग्लिश बोली जाती होगी, वहां पे बताओ प्याज का नाम क्या होगा? ऑनियन। तो आप बताना प्लेस बदलने पर इसका नाम बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। मान लो मैं हूं और मेरे सामने कोई और है, मैं बात कर रहा हूं गांव का देसी छोरा, प्याज की बात कर रहा हूं, मैं प्याज प्याज उसको समझाते जा रहा हूं और प्याज प्याज जो हमें समझाते जा रहे हैं, ना मैं उसकी भाषा को समझ पा रहा हूं ना वो मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब हम दोनों लोग एक ही बात की बात करें कि अलग अलग एक ही बात की बात कर रहे हैं, बस नाम बदल जाने से हमारी कम्युनिकेशन मैच नहीं की और हम लोग भैया कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिए, बहुत कठिन हो गया। तो क्या हम कम्युनिकेशन को समझ पाएंगे? नहीं। अब भारत का कोई वैज्ञानिक जाए और हिंदी में भोजपुरिया में उसको पढ़ाया जाए प्याज प्याज प्याज, और इंग्लैंड जाने के बाद वहां बोले प्याज प्याज ले लो प्याज, कांदा ले लो कांदा, क्या वहां पर वो सफल हो पाएगा? नहीं। कहीं पर बस बेचेगा, चिल्लाएगा ये, तो वहां बोलेंगे व्हाट। अब इसका मतलब क्या है? कम्युनिकेशन में क्या होती है? बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लोकल नेम बदल जाते हैं। अगला क्या? जैसे एक और एग्जाम्पल देखना, आप लोग ध्यान सुनना, कोहड़ा। कोहड़ा या आप लोग जानते हो कि कद्दू, या आप जानते हैं इसी को दिल्ली में बोलते हैं सीताफल। तो आप बताना एक ही फल का नाम, एक ही आपकी सब्जी का नाम अलग अलग है या एक समान है? अलग अलग है। इसी प्रकार एक पक्षी का नाम मैं बताना चाहूंगी, जैसे गौरैया। गौरैया भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आसानी दिखाई देती है। गौरैया इंडिया में उसे बोलते हैं गौरैया, इंग्लैंड में उसे बोलते हैं हाउस स्पैरो, और जैसे चले जाते हैं दूसरे देश में मश नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग कंट्री में जाने पर इसका नाम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम स्थान बदलेंगे वैसे वैसे क्या होगा? हमारा लोकल नेम क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए साइंटिस्ट ने ऐसे नामकरण की शुरुआत की जिससे एक ऑर्गेनिज्म पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, और उस नामकरण की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम। उन्होंने देना शुरू किया, साइंटिफिक नेम उन्होंने देना शुरू किया। तो साइंटिफिक नेम के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कैरोलस लिनियस ने दिया था, और कैरोलस लिनियस का क्या था? साइंटिफिक नेम था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विपद नामकरण। अभी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए लेक्चर कैसा लगा। कोई भी इसमें कमी हो तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग वीडियो क्वालिटी में सुधार करेंगे जल्द ही। चलिए यार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।